जानते हैं नालंदा खंडहर के बारे में। 11वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासक दिल्ली में नए थे, खिलजी वंश का सुल्तान, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, बीमार पड़ गया। उसके दरबार के इस्लामी डॉक्टर उसका इलाज करने में सक्षम नहीं थे। आज के विपरीत उन दिनों चिकित्सा का धर्म से गहरा संबंध था। खिलजी के दरबार से किसी ने उसे इलाज के लिए राहुल श्री भद्र नामक नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल से परामर्श करने के लिए कहा। यह प्रिंसिपल एक बुद्ध भिक्षु था। तो खिलजी तो इस्लामिक था। खिलजी यह स्वीकार नहीं कर सका कि एक बौद्ध भिक्षु इस्लामी डॉक्टरों से बेहतर उपचार कर सकता है। फिर भी जब उसकी हालत बिगड़ गई तो उसे अपना अहंकार निगलना पड़ा। लेकिन उन्होंने भद्रा से इलाज तभी स्वीकार किया जब भिक्षु ने दवा का उपयोग नहीं किया। भद्रा सहमत हो गए। साधु ने खिलजी को केवल पवित्र कुरान पढ़ने के लिए कहा। अल्लाह के शब्दों ने दवा का काम किया और सुल्तान ठीक हो गया। हालांकि इससे वह और क्रोधित हो गया। उसे यह बात सताने लगी कि जिस रोग का इलाज हमारे इस्लामिक डॉक्टर नहीं कर सका, वह एक भिक्षु, इतना बड़ा कॉलेज की सिर्फ एक भिक्षु मुझे ठीक कर दिया। इस पर वह क्रोधित होकर यह जानने के लिए आतुर हुआ कि आखिर मैं कैसे ठीक हुआ। तब सूत्रों से यह पता चला कि उस भिक्षु ने जो उन्हें पवित्र कुरान पढ़ने दिया था, उनके पन्नों में कुछ दवाइयां को लगा दिया था, जिसके माध्यम से उसके शरीर में राह राह धीरे धीरे प्रवेश करता गया और इस तरह से बख्तियार खिलजी ठीक होता चला गया। फिर भी जब उसकी हालत अच्छी हो गया, सुल्तान ठीक हो गया, खिलजी इस बात से नाराज था कि बौद्ध भिक्षु वह करने में सक्षम था जो इसके इस्लाम डॉक्टर नहीं कर सके। सुल्तान ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाकर लगभग 9 मिलियन पुस्तकों को नष्ट करके और बौद्ध धर्म को प्रभावी ढंग से दबाकर इस क्षमता के स्रोत को समाप्त करने का निर्णय लिया। और फिर क्या? और फिर उसने आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करा दिया। जब आग लगी तो लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने लग गए। खिलजी मिन्हा ए रियाज के समय के फारसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक तवाए के नसारी में कहा है, जलती हुई पांडुलिपियों से निकलने वाला धुआं निचली पहाड़ियों पर अंधेरे की तरह कई दिनों तक लटका रहा। और इस प्रकार से खिलजी ने पूरा विद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। वही विद्यालय जहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, वह मिट्टी में मिल गया। उसे इन्होंने खाक में मिला दिया और खिलजी इस प्रकार से अपनी, क्या कह सकते उसे, निडरता का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत से विदेशी लोग शिक्षा पाकर बहुत ही आगे छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर एवं बौद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्माण स्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला एवं संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान
और महावीर के रूप में इसकी पहचान 5वीं सदी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक दूरदर्शी देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञान अर्जन हेतु यहाँ आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुधन, धर्मपाल, शिष्णु, सुविष्णु, असंग, शिलाभद्र, धर्मकीर्ति, शांति रक्षित इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्रियों हैन सांग एवं इत्सिंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महावीरों, मंदिरों तथा भिक्षुओं की जीवनाचार्य आदि का विशेष वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिकी, तत्वज्ञान, चिकित्सक एवं दर्शनशास्त्र आदि इस शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखों प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेकों ग्रामों के राजस्व से इन महाविद्यालयों का व्यय वहन किया जाता था, अर्थात बहुत से गांवों से जो आय प्राप्त होता था उन्हीं से इस विद्यालय का निर्माण किया गया। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, जो अभी से लगभग 1500 वर्ष के आसपास पुरानी होगी। कनौज राजकुमार हर्षवर्धन एवं पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में भी महावीरों के राज श्रेय अनवरत प्राप्त होता रहा है। अगरपि इस महान शिक्षा संस्था का क्रमिक ह्रास प्रवर्ती पाल शासकों के समय से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु लगभग 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धार्मिक के धरती के गर्भ में समा गई। जिस तरह से पीछे मैंने कहानी सुनाया था खिलजी के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से इनका ध्वस्त कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए खनन से यह इष्ट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला अनावृत हुई, जिनका विस्तार 1 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। लगभग 30 मीटर चौड़े उत्तर दक्षिण पथ के पश्चिम में मंदिर की व पूर्व में विहारों की श्रृंखला है। आकार व विन्यास में सभी विहार लगभग एक जैसे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर संख्या 3 है, जिसमें निर्माण के 7 चरण हैं। इसके निकट छोटे आकार के मनोती स्तूपों का एक विशाल समूह है। महाविहारों व मंदिरों के भग्नावशेषों के साथ प्रस्तुत कांस्य एवं अष्टकों में निर्मित अनेकों मूर्तियां तथा कलाकृतियां उत्खनन से प्राप्त हुई है। इसमें से विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध, अवलिकेश्वर, मंजूश्री, तार, प्रत्यज्ञाप्रति, मिरिजी, जंभल आदि बौद्ध प्रतिमाएं तथा विष्णु, शिव, पार्वती, महिषासुर, मर्दानी, गणेश, सूर्य इत्यादि हिंदू देव प्रतिमाएं मिलती है। इसके अतिरिक्त भित्ति चित्र, ताम्रपत्र, प्रस्तर एवं ईंट पर उत्कीर्ण अभिलेख, मुद्राएं, फलक, सिक्के, टेराकोटा, मृद भांड आदि की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है। इन सभी कलाकृतियों व पुरावस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित संस्थानीय संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकन प्रदर्शित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की खंडहर की जस्ट बगल में ही है। यहाँ की जो अभी वर्तमान शुल्क है, प्रवेश शुल्क, वह ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 5 रुपये लिया जाता है। आप यहाँ पे आकर के इन सारे वस्तुओं का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा और सुना कि किस तरह से बख्तियार खिलजी ने इसका नास्तो नाबूद मिटा दिया। परंतु कहते हैं ना, क्या होता दुश्मनों के जलने से।
हमें चाहे वो कितना निस्तनावित करना क्यों ना चाहे, परंतु अगर हम में दम है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आपने देखा और जाना यह कि किस प्रकार ने खिलजी इतने भव्य महाविश्वविद्यालय का अंत कर दिया और अब सिर्फ इस धरती पर इसका वो साक्ष्य बचा हुआ है। ये सारी चीज जानकर हमें गर्व होता है यार, हम कितना आगे थे। दुश्मनों ने हमें कितना पीछे करने का हमेशा कोशिश किया, प्रयास किया, पर हमें नहीं कुछ कर पाया। और हम आगे बढ़ते रहे। आज भी हमारा कदम पीछे नहीं है। आज हम अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रख चुके हैं। जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगी तो हमें वो चीज़ हासिल हो जाएंगी जो शायद इतने कम खर्च में कोई और देश नहीं किया हो। आप सभी